नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में कुछ नई स्टॉक को लेकर के हम बिल्कुल ही चर्चा करने वाले नहीं हैं। एक पुरानी कंपनी है जिस पे हमने बहुत पहले की बात हमने स्टडी किया था। स्टडी के बाद की बात करने वाला हूँ जिसका नाम की चर्चा करूंगा जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। जो कंपनी जो है कामकाज करती है एनबीएफसी से रिलेटेड कंपनी कामकाज करती है, लेकिन एक तरह से ये नॉर्मल रिटेल तक इंडिविजुअल डिटेल तक की लोन नहीं बांटती है। ये देखा है तो अपनी अपनी इंटरनल कंपनियों को एक होल्डिंग कंपनी के तौर पे बनी हुई दिखती है और उसको ही लोन प्रोवाइड करती है। जिसके पीयर्स में कंपेयर किया तो बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी को भी शामिल किया गया है। बीएससी लिस्टेड कंपनी है और इसको हमने कंपेयर करने के लिए कुछ कंपनी से जिक्र करूंगा, जिसमें जिंदल पॉली है, वीएलएस फाइनेंस, हेक्शल स्ट्रेट और ट्रेडर्स ऑन द श्रीराम फाइनेंस एंड जियो फाइनेंशियल जैसी कंपनी को भी हमने एक कलेक्टिव 5 कंपनी को कंपेयर करने की कोशिश करूंगा कि आखिर मार्केट की लिहाज से किसका परफॉर्मेंस कैसा है, बिजनेस मॉडल के लिहाज से कैसा रहा और बाकी स्टॉक में निवेशकों का इंटरेस्ट कैसा जाहिर करता है। देखिए, जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए तो अभी के समय में मार्केट में रेंज को देखा जाए, जब हमने स्टडी किया था मुझे याद है, मैं आपके सामने उस डिटेल को भी साझा करता हूँ। और मैंने करीब-करीब अभी रिसेंटली दिसंबर में स्टडी किया था इस कंपनी को लेकर के। 10 दिसंबर के आसपास मार्केट में लगातार जो है वो पिकअप पे चल रही थी और मार्केट में उसके बाद लगातार बिकवाली का प्रेशर रहा है और बिकवाली के प्रेशर के बाद मार्केट कैसा रिएक्शन करती है हम जानने की कोशिश करें। देखिए, इसके मुताबिक देखा जाए तो बुक वैल्यू से जो मार्केट है वो करीब 30% ही चढ़ा है। मतलब इंटर बुक वैल्यू काफ़ी तगड़ा है। इंट्रिंसिक वैल्यू की तो बात ही मत करिए। इसके मुकाबले जो करंट मार्केट की रेंज है वो लगातार हायर टू हायर की बात कहती है। इसके मुकाबले यदि देखा जाए तो ये दोनों के एवरेज के मुताबिक ये अंडर वैल्यूड के स्टॉक है। इसको ये भी कह सकते हैं कुछ ऐसी स्टॉक जो जहाँ पे प्रमोटर का कंट्रोल भी अच्छा खासा है। 75% के नियरली की बात किया जाए, अर्निंग पर शेयर को देखा जाए 376 रुपये से ज़्यादा कमाती है और नंबर ऑफ शेयर कंपनी में काफ़ी कम है। करीब 105 करोड़ की 1 करोड़ 5 लाख के आसपास की बातें कहती है, जबकि हायर टू हायर प्राइस को लेकर के 818 करोड़ की मार्केट कैप क्रिएट होती है। आर ओ ई आर ओ सी की आंकड़ा 11 से 11% के बीच में। इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक अब इस कंपनी को अब अवलोकन करेंगे तो ये कह सकते हैं कि कंपनी नियरली जो बाकी कंपनियों में यदि 21 लोगों का भीड़ है, तो यहाँ पे जो भीड़ है बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल मार्केट खाली है। और इस खाली के पीछे वजह क्या हो सकता है, जहाँ पे कंपनी ये कहती है कि हम नेट इनकम मार्जिन करीब-करीब 99% की गेन करती है। कितने करती है? 99% की गेन करती है। तो क्या कहती है इस कंपनी को लेकर के समझने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले सवाल आता है कि जो उनके बिज़नेस मॉडल है उससे जो कंपनी है कितनी कमाई कर पाती है और उस कमाई का जो परसेंटेज रहा वो कैसा निकल के आया। यदि ईयरली बेसिस की डेटाबेस को देखें तो कंपनी का खुद का कोई टर्नओवर तो नहीं था 2024 में। लेकिन वाई-ओ-वाई के मुताबिक जो अदर सोर्स ऑफ इनकम की बात किया जाए या रेवेन्यू पोर्शन की बात किया जाए, इसमें गिरावट रही 100% के आसपास की बातें कहती है। नेट इनकम सोर्स में बढ़ोतरी दर्ज किया गया पिछले साल के मुकाबले। वैसे ही जो कंपनी का क्वार्टरली डेटाबेस है, तो अदर सोर्स ऑफ इनकम से ही पैसे आते हैं। रेवेन्यू को तो कंपनी के पास कुछ ज़्यादा है नहीं। और रेवेन्यू के पोर्शन में वाई-ओ-वाई के मुताबिक करीब 5-6% के आसपास की वृद्धि दर्ज करती है। वहीं पे यदि सीजीआर की बेसिस पे आप देखते हैं इस स्टॉक, तो यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स लगातार बढ़ रही थी। लास्ट कुछ पीरियड में घटती नज़र आई। स्टॉक जो प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंटेज था वो आज भी बढ़ती नज़र आती है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में अप डाउन के सिचुएशन के बाद भी मार्केट 25% तक की रिटर्न क्रिएट करती है। रिटर्न ऑन इक्विटी नियरली कह सकते हैं कि पिछले पीरियड से काफ़ी घटा हुआ नज़र आता है, लेकिन मार्केट में 12% तक रिटर्न की बात कहती है। इसका दिसंबर का रिजल्ट अभी पेंडिंग है और दिसंबर का रिजल्ट जब आएगा तो कुछ और भी आंकड़ा सामने निकल के आ सकती है। इसके लिहाज से देखा जाए तो कंपनी जो है एनबीएफसी से डील करने वाली कंपनी के पास टर्नओवर बिल्कुल नहीं था। अदर्स ऑफ इनकम इनके पास 363 करोड़ तक कंपनी कमाती है, 62 करोड़ तक, 1 करोड़ पास इंटरेस्ट की बर्डन भी क्रिएट करता है। और यदि इस कंपनी की आप बैलेंस शीट को देखते हैं तो कंपनी में जो वैल्यूएशन बढ़ा हुआ उसका पीछे वजह ही है, तो कंपनी के पास जो रिजर्व और कैपिटल लेके आई थी, वो सारे के सारे जो फंड था वो इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो इसको कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो खुद रिवेन्यू जनरेट नहीं करता है वो इन्वेस्टमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, अदर सोर्स ऑफ इनकम के अंदर इनके पास पैसे आते हैं। ये एक डेटाबेस सामने निकल के आती है जहाँ पे
टोटल के टोटल फंड कहाँ पे, इन्वेस्टमेंट के अंदर की बातें कहती है। इसके अलावा यदि हम कुछ और पार्टों को देखा जाए तो हमने ये देखा कि पीयर्स से यदि कंपेयर करते हैं, जहाँ पे बजाज फाइनेंस, फिनसर्व और जियो फाइनेंशियल जैसे कंपनी भी शामिल है, उसके लिहाज से यदि आप इसको कंपनी को देखते हैं नेट इनकम मार्जिन के लिहाज से, तो जहाँ पे बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी केवल 25% की सेविंग करती है, वहाँ चाहे वो जियो की बात करें तो 67% की कम करती है, तो वहाँ पे इन सभी कंपनियों के लिस्ट में यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यदि सेविंग कोई कंपनी कर रही है तो वो है, कौन है, उसकी चर्चा करते हैं। और वो कहता है जिंदल पॉली की बात, जहाँ पे 99% की बातें शामिल, कितने की, 99% की बातें शामिल करता है, एक्सेप्ट द एक कंपनी और इसकी टक्कर में है यदि इनकम बेसिस पे देखा जाए, परसेंटेज बेसिस पे देखा, जिसका नाम बजाज होल्डिंग है। और रिस्क की बात यदि किया जाए तो कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन दिसंबर में करीब 3-4 हज़ार निवेशक नया आए थे। और प्रमोटर के अलावा कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग 25% के आसपास, 24% के आसपास की बनती है। और उस 24% में कुछ तो नाम शामिल है और कुछ का नाम शामिल नहीं भी है, जिन्होंने 1% से कम की होल्डिंग बना के रखी। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा है तो कंपनी ने भी लेटेस्ट अपडेट में कोई ऐसा अपने रिजल्ट को लेकर के आंकड़ा नहीं दिया है। रिजल्ट जब आएगा तो कुछ और डेटा के साथ आ सकता है। यहाँ पे रिस्क और रिटर्न को आपस में यदि कंपेयर किया जाए तो रिस्क के मुताबिक जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है काफ़ी ज़्यादा दर्ज करती दिखी है। और कंपनी की यदि आप दूसरे कुछ पहलू को भी देखने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हम कॉर्पोरेट एक्शन में यदि हम उसको वो देखें, इसकी डिविडेंड और बोनस पार्ट को, तो ऐसा कोई भी आंकड़ा नहीं देती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे रखी गई है। और बीएससी की मैं डेटाबेस की बात करूं तो बीएससी की इंडेक्सेशन प्राइस के मुकाबले इसकी जो प्राइस रही है पिछले 10 सालों में, तो कई बार तो गिरावट दर्ज करती दिखी है और कई बार नहीं भी। और जहाँ तक गिरावट दर्ज करती दिख रही है वहाँ पे सेंसेक्स भी पिटा हुआ दिखता है और ये भी पिटा हुआ दिखता है। तो ये क्या है, ये मार्केट के समांतर ही चलती जा रही है, ऐसा देखने में मिलती है, बल्कि मार्केट के विपरीत नहीं चल रहा है, मार्केट के समांतर ही है। परसेंटेज कई बार थोड़ा सा ज़्यादा, कई बार थोड़ा सा कम। ऑलमोस्ट पिछले 5 सालों की ग्राफ के मुताबिक करीब करीब 5700% की मूव क्रिएट करती है, जबकि सेंसेक्स ने ये रैली क्रिएट करती हुई नहीं देखी। इसके अलावा यदि इन पांचों कंपनियों के पिछले 1 साल की ट्रेंडिंग को ही जानने की कोशिश करें, फिर हम 6 महीने की ट्रेंडिंग को जानेंगे। पिछले 1 साल की ट्रेंडिंग के लिहाज से इन सभी कंपनियों में यदि आप चर्चा करेंगे तो जियो फाइनेंशियल जो सबसे बड़ी तगड़ी वाली कंपनी है, उसकी लिस्ट में केवल 6% का वृद्धि देखी गई। इसके पीछे रीजन भी हो सकता है। रीजन पता है क्या होगा? देखिए रीजन क्या है, रीजन है जो यदि आप अर्निंग पर शेयर के लिहाज से कंपनी का यदि स्टॉक पी को देखते हैं तो ये हमें क्या दिखाता है, आज के टाइम में कितने मल्टीपल के हिसाब से मार्केट में ट्रेड करती है। तो ये कहती है कि जियो फाइनेंशियल के अंदर तो तगड़ी भीड़ पड़ी है, लेकिन आज भी जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट के अंदर अर्निंग के मुताबिक केवल 2 लोगों का डबल का आंकड़ा कहती है, इसीलिए मार्केट में ये आज भी सस्ता दर्ज करती दिखती है। और इस सस्ता की वजह से पिछले 1 साल में 24% तक उछाल है, जबकि कुछ कंपनी में जो उनके पीयर्स में जाए देखा जाए, जो वीएलएस हो, फाइनेंस हो, हेक्सास ट्रेडर हो, जिसमें करीब 39 से लेकर 49% तक की बातें कुछ शामिल करती है, तो वहीं पे जब आप इनके 6 महीने की ट्रेंडिंग को जानने की कोशिश करेंगे तो 6 महीने की ट्रेंडिंग के लिहाज से ऑलमोस्ट जहाँ पे जियो के अंदर 23% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज करती है, हेसा के अंदर करीब देखा गया, हेसा ट्रेडेक्स के अंदर 27% की वृद्धि दर्ज करती है, तो यहाँ भी जिंदल पॉलीलैंड के अंदर भी 8% डिस्काउंट देखने को मिला है। क्या लगता है कि मार्केट डिस्काउंट पे मिलता नजर आता है? क्या मार्केट यहाँ से रैली क्रिएट कर पाएगी? देखिए जिस हिसाब से मार्केट ने जंप किया था उसके लिहाज से मार्केट को चलना चाहिए था, लेकिन फिलहाल क्या कह सकते हैं इसको, फिलहाल ये कह सकते हैं कि इनका सपोर्ट लेवल यहीं पे आके अटका पड़ा। अब सपोर्ट पे इन्होंने सपोर्ट लिया, सिंपल सी बात है, और सपोर्ट पे लेने के बाद मार्केट में कुछ रैली क्रिएट करने की एक्सपेक्टेशन जगी, तो इसको कहते हैं नियर अबाउट द ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट जैसे जैसे होगा मार्केट की नई रफ्तार में पहुंचने का मौका मिलेगा। स्टॉक की प्राइस के लिहाज से अभी दोनों तरफ से, तीनों तरफ से कह सकते हैं, चाहे वो बुक वैल्यू हो, इंटरेंसिक वैल्यू हो, मार्केट में बाकी पीयर्स के कंपैरिजन करके देखा तो बाकी सभी एस्पेक्टों से आज भी ये सस्ते रेटों में देखने को मिला, जबकि कंपनी में अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास लगातार इन्वेस्टमेंट कंपनी की बढ़ती दिखती जा रही है।
जहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा ट्रेड नहीं होता, छोटा सा वॉल्यूम ट्रेड होता है मार्केट में, लिक्विडिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं है तो मार्केट में वॉल्यूम बहुत कम आती है, और इसको लेकर के देखा गया कि आज भी देखा गया कोई बहुत करके उछाल क्रिएट करती दिख रही है। तो इसका हमने जानने की कोशिश किया, समझने को कोशिश किया। यदि आपको इस वीडियोस में कुछ वैल्यूबल पॉइंट्स मिलता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वी आर नॉट एन ट्रेडर्स, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज अ लर्नर। और बेटर लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस को सपोर्ट देने के लिए आप ज्वाइन बटन को क्लिक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।